नमस्कार मित्रों, आज आपके सामने टॉपिक लेकर आया हूँ वायु दाब एवं पवनें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वायु दाब एवं पवनों के लिए विशेष बिंदु जिनका आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 पर वायु दाब किसे कहते हैं, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। नंबर 2 में वायु दाब की खोज किसने व कब की, और नंबर 3 में वायु दाब का मापन किन यंत्र की सहायता से किया जाता है। नंबर 4 में वायु दाब की पेटियां कौन कौन सी हैं। नंबर 5 में प्रभावित करने वाले कारक यानी वायु दाब को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। और नंबर 6 में जलीय व स्थलीय हवाओं के बारे में बात करेंगे। तो आप वीडियो के साथ बने रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम बात करें वायु दाब कि वायु दाब किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि किसी भी स्थान की एक इकाई क्षेत्र जो है, जैसे स्थलीय भाग ले लीजिए या जलीय भाग, स्थलीय या जलीय भाग के इकाई प्रति इकाई क्षेत्र पर पड़ने वाले वायु के दाब को क्या कहते हैं, वायु दाब कहते हैं। वायु क्या करती है, दाब डालती है, यानी वायु भारी होती है और वो दाब डालती है, भार होता है उसमें। तो जैसे किसी स्थान या सतह की बात कर रहे हैं, सतह व समुद्री सतह, या आप ले लीजिए यहाँ समुद्री सतह के इकाई क्षेत्र प्रति इकाई क्षेत्र पर पड़ने वाले भार या उस क्षेत्र के ऊपर की वायुमंडलीय परतों का जो भार पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, वायु दाब कहते हैं। यानी प्रत्येक इकाई क्षेत्र पर वायुमंडलीय परतों का पड़ने वाला भार क्या कहलाता है, वायु दाब कहलाता है। तो अब हम बात करें कि वायु दाब की खोज किसने की। तो वायु दाब की खोज ग्यूरिक ने की। किसने की, ग्यूरिक महोदय ने की। कब, 1651 ईस्वी। 1651 ईस्वी में ग्यूरिक ने वायु दाब की खोज की। वायु दाब का मापन किससे किया जाता है, अगली बात हमारी है कि वायु दाब का मापन किससे किया जाता है। तो वायु दाब का मापन जो है, वायु दाब मापी या बैरोमीटर भी से बोलते हैं। बैरोमीटर यानी वायु दाब मापी आपको प्रश्न में उत्तर में मिलेगा या बैरोमीटर मिलेगा, इससे वायु दाब का मापन किया जाता है। बैरोमीटर की खोज किसने की, तो टेरी सल्ली ने की। कब, 1643 ईस्वी में। टेरी सल्ली नामक विद्वान ने 1643 ईस्वी में बैरोमीटर की खोज की। तो काफी बार ये क्वेश्चन आता है कि वायु दाब का मापन किस यंत्र की सहायता से किया जाता है। तो वायु दाब मापी या बैरोमीटर की सहायता से किया जाता है, जो कि एक परख नली के समान एक नली होती है जिसमें पारा भरा होता है और पारे की ऊंचाई के आधार पर इसका मापन किया जाता है। औसत जो वायु दाब है वो समुद्री सतह पर 1013.25 मिलीबार माना गया। 1013.25 या 25 मिलीबार माना गया। यहाँ तक पारा इस नली में भर दिया जाता है और इसे जैसे पारा ऊपर चढ़ेगा उसे क्या होगा, वायु दाब का बढ़ना माना जाएगा। जैसे 0.1 इंच अगर पारा ऊपर चढ़ता है तो इसे 3.4 मिलीबार वायु दाब बढ़ा हुआ माना जाता है। यानी 0.1 इंच जब पारा यहाँ से ऊपर बढ़ता है तो 3.4 मिलीबार वायु दाब बढ़ जाता है। तो इस प्रकार ये आपको बताने के लिए था। अब हम बात करेंगे आगे कि क्वेश्चन अगर आपके सामने इस प्रकार से आता है कि वायु दाब की खोज किसने की, तो आपको ये ऑप्शन में दोनों मिलेंगे, उसमें ग्यूरिक भी मिलेगा, टेरी सल्ली भी मिलेगा।
क्योंकि वहाँ आपको कन्फ्यूज़न पैदा करने के लिए कि ग्यूरिक और टेरिसली आपने दोनों पढ़ा है, लेकिन आपने वायुदाब की खोज ग्यूरिक ने की, मापन के लिए यंत्र जो बैरोमीटर है इसकी खोज टेरिसली ने। थोड़ा आप ध्यान दें इस बात को कि वायुदाब की खोज है वो ग्यूरिक ने 1651 में की। तो आगे हम बात करेंगे वायुदाब की पेटियों की, कि वायुदाब की पेटियां कितनी हैं। कि मूलतः हम बात करेंगे तो वायुदाब को दो प्रकार से इस पेटियों को रखा गया है, तापजन्य पेटी और गतिजन्य पेटी। दो प्रकार से तापजन्य पेटी और गतिजन्य पेटी के रूप में रखा गया है। अब तापजन्य पेटियों की संख्या कितनी है? 3। गतिजन्य पेटियों की संख्या कितनी है? 4। कुल पेटियां कितनी हैं? तो 7। कितनी हैं? कुल पेटियां 7। अब देखिए तापजन्य पेटी 3 है। कौन कौन सी है? नंबर 1 की बात करेंगे, भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी। नंबर 2 उत्तरी ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। नंबर 3 दक्षिणी ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। ये 3 पेटियां तापजन्य पेटियां हैं। अभी हम इन डायग्राम की सहायता से इसका अध्ययन करेंगे। गतिजन्य पेटियों की संख्या 4 है। कौन कौन सी है? नंबर 1 उत्तरी उपोषण उच्च दाब पेटी। नंबर 2 दक्षिणी उपोषण उच्च दाब पेटी। नंबर 3 उत्तरी उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी। और नंबर 4 दक्षिणी उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी। यानी 3 पेटियों की बात हमने की है तापजन्य पेटियों के रूप में, भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी, उत्तरी ध्रुवीय उच्च दाब पेटी, दक्षिण ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। अब आपके सामने एक दिमाग में क्वेश्चन उत्पन्न हो रहा होगा कि तापजन्य की बात की है, तापजन्य से अभिप्राय क्या है? तापजन्य ही हमें इसे क्यों कहते हैं? इन पेटियों को तापजन्य पेटी ही क्यों कहते हैं और कुछ क्यों नहीं कहा? तो तापजन्य कहने का मतलब क्या है? क्योंकि इन पेटियों का जो निर्माण हुआ है, ये पेटियां जो बनी हैं वो तापमान के आधार पर बनी है, यानी तापमान का प्रभाव इन पेटियों पर सर्वाधिक है, इसीलिए इन्हें तापजन्य पेटी कहा गया है। और गतिजन्य पेटियों की बात करें तो गतिजन्य पेटियों में तापमान का प्रभाव न होते हुए वहाँ पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव व हवाओं का प्रभाव देखा गया। पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव व हवा के प्रभाव के कारण गतिजन्य पेटी नाम दिया गया। सो आपको ध्यान रहे। तो गतिजन्य पेटियों की संख्या कितनी है? 4। कई बार ये प्रश्न आता है कि गतिजन्य पेटियों की संख्या कितनी है, तापजन्य पेटियों की संख्या कितनी है, कुल पेटियों की संख्या कितनी है। इन पेटियों का नाम भी पूछ लिया जाता है। जैसे आपको पूछ लिया गतिजन्य पेटी कौन सी नहीं है, 3 नाम आपको दिए गए, उत्तरी उपोषण उच्च दाब पेटी, उत्तरी उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी, दक्षिणी उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी। एक नाम यहाँ से दक्षिणी ध्रुवीय उच्च दाब पेटी दे दिया।
अब आपको एक को यहाँ से अलग करना है। तो आपको ध्यान रहे कि उत्तरी या दक्षिणी ध्रुवीय उच्च दाब की पेटियां हैं वो तापजन्य है, यानी दोनों ध्रुवे की और एक के भूमध्य रेखा पेटी जो है वो तापजन्य है, बाकी शेष गतिजन्य है। चलिए अब हम डायग्राम की सहायता से पेटियों का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भूमध्य रेखा, जो कि बीचों बीच पृथ्वी की गुजरती है 0 डिग्री की। इससे उत्तर की ओर 5 डिग्री और दक्षिण की ओर 5 डिग्री अक्षांशों के बीच जो पेटी बनी है इसे हम क्या कहते हैं? इसे भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी कहते हैं। यानी उत्तरी ध्रुव की तरफ या उत्तरी गोलार्ध में 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य स्थित पेटी को क्या कहते हैं? तो भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी कहते हैं। एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न, इसे हम क्या कहते हैं? ITCZ। ITCZ का पूरा नाम उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र या ITCZ किस पेटी को कहा जाता है? तो भूमध्य रेखीय निम्न दाब की पेटी को ITCZ या उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहा जाता है। इसके अलावा इसे डोल ड्रम पेटी भी कहते हैं, डोल ड्रम पेटी भी कहते हैं। यानी 3 प्रकार की प्रश्न आपके सामने निकल करके आए हैं। भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी किस दाब की है? तो निम्न दाब की पेटी है। कितने अक्षांशों पर मिलती है? तो 5 डिग्री उत्तरी से लेकर के 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य मिलने वाली पेटी को भूमध्य रेखीय निम्न दाब की पेटी कहा जाता है। यानी बीच के 10 अक्षांश यानी 5 डिग्री उत्तर के और 5 डिग्री दक्षिण के अक्षांशों के बीच में जो पेटी स्थित है उसे भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी कहते हैं। यहाँ पर निम्न दाब मिलता है। निम्न दाब क्यों मिलता है? क्योंकि यहाँ वर्ष भर तापमान उच्च बना रहता है और तापमान का और वायु दाब का संबंध जो है वो क्या है? विपरीत है, यानी उल्टा है, एक दूसरे के क्या है? दुश्मन है। यानी तापमान जहाँ अधिक होगा तो वायु दाब क्या होगा? निम्न होगा, और अगर तापमान निम्न होगा तो वायु दाब उच्च होगा। यहाँ वर्ष भर तापमान उच्च रहता है क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ लंबवत पड़ती है। इसके कारण यहाँ निम्न दाब का क्षेत्र बनता है। तो इसीलिए इसे क्या कहा गया है? तापजन्य पेटी कहा गया है। यानी तापजन्य की पहली पेटी की हमने बात की है कि भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी जो कि तापजन्य पेटी है। और तापजन्य इसलिए है क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ लंबवत पड़ती है, वर्ष भर तापमान उच्च रहता है और इसी कारण यहाँ पर निम्न दाब मिलता है, इसलिए इसे तापजन्य पेटी कहा गया है। अब हम बात करें तापजन्य दूसरी पेटी के बारे में। उत्तरी ध्रुवीय उच्च दाब की पेटी, यानी ध्रुव की तरफ सदैव बर्फ जमी रहती है, यहाँ तापमान न्यून रहता है, इसीलिए वायु दाब उच्च रहता है।
यानी तापमान का संबंध पहले बात की है कि उल्टा है वायु दाब के साथ। तो तापमान अगर यहाँ निम्न है तो वायु दाब क्या रहेगा, उच्च रहेगा। और क्योंकि कारण क्या है, सूर्य की किरणें यहाँ बहुत कम पहुँचती है, न के बराबरी पहुँचती है, इसलिए से यहाँ उच्च दाब का क्षेत्र बनता है या तापमान बहुत कम यहाँ मिलता है। तो इसीलिए तापमान के प्रभाव के कारण या कमी के कारण ही क्या हो गया, यहाँ उच्च दाब का क्षेत्र बना है। इसीलिए तापजन्य पेटी इसे नाम दिया गया है कि तापमान के प्रभाव के कारण यहाँ उच्च दाब का क्षेत्र मिलता है। तो तापजन्य दूसरी पेटी की हमने बात कर ली। अब हम बात करें दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध की, जो कि यहाँ थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है बोर्ड। तो दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध की ध्रुवीय जो पेटी है, उच्च दाब की पेटी है, ये क्या है, तापजन्य है। यानी दक्षिणी उच्च दाब, दक्षिणी ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। तो ये तापजन्य पेटी है। कारण क्या है कि यहाँ की सूर्य की किरणें बहुत कम पहुँचती है और यहाँ पर निम्न तापमान मिलता है, इसके कारण दाब है वो उच्च रहता है। तो ये बात विशेष आपको ध्यान रखें। अब हम बात करें, तीन प्रकार की बात हमने की तापजन्य पेटियों में। तापजन्य पेटी की संख्या कितनी थी, 3। नंबर 1 पर हमने बात की भूमध्य रेखीय, भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी, जिसे और क्या क्या नाम बताए गए हैं। इसे डोल्ड्रम पेटी भी कहा गया है, इसे ITCZ या उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र भी कहा जाता है। और यहाँ निम्न दाब मिलता है, हवाएं यहाँ से क्या हो जाती है, ऊपर उठ जाती है हवाओं का। अब हम बात करेंगे ध्रुवीय, दूसरी पेटी तापजन्य पेटी है वो, ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। और तीसरी पेटी की बात हमने की है दक्षिणी ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। यानी तापजन्य पेटियों की बात हमने कर ली तीनों की, कि 3 तापजन्य पेटियां, जो कि नंबर 1 पर हमने बात की है भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी, नंबर 2 उत्तरी ध्रुवीय उच्च दाब पेटी और नंबर 3 पर दक्षिणी ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। अब हम बात करेंगे गतिजन्य पेटियों के बारे में। तो गतिजन्य पेटियां जो कि 30 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य मिलने वाली पेटी है। तो ये गतिजन्य पेटी है। नाम क्या है, उत्तरी उपोषण उच्च दाब पेटी, उत्तरी उपोषण उच्च दाब पेटी। वास्तविकता में यहाँ मौसम शांत रहता है, साफ रहता है, वर्ष भर तापमान उच्च बना रहता है, लेकिन यहाँ क्या रहता है, तापमान उच्च होना चाहिए, लेकिन यहाँ तापमान निम्न मिलता है। कारण क्या है, क्योंकि यहाँ हवाओं का अवतलन होता है, जो भूमध्य रेखा से और उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी से हवाएं उठ करके यहाँ अवतलित होती है। हवाओं के यहाँ नीचे उतरने के कारण यहाँ दाब को बढ़ा देती है, क्योंकि हवाएं ठंडी होती है। तो इसलिए यहाँ पर उच्च दाब का क्षेत्र मिलता है और इसे अश्व अक्षांश पेटी भी कहा जाता है। अश्व अक्षांश पेटी भी नाम दिया गया है। यानी भूमध्य रेखीय पेटी की हमने बात की, जो तापजन्य थी, इसे डोल्ड्रम पेटी के नाम से जाना गया है।
इसी प्रकार जो गतिजन्य पेटी है उत्तरी उपोष्ण उच्च दाब पेटी से अश्वक्षांश पेटी भी कहा गया है, क्योंकि यहाँ प्राचीन समय से जो कि समुद्र के माध्यम से यात्राएं की जाती थी, तो वहाँ हवाओं के शांत स्वरूप के कारण यहाँ हवा नाव जो आगे नहीं जा पाती और इसी कारण अश्वों को या घोड़ों को समुद्र में फेंक दिया जाता था, इसलिए इनका नाम पड़ गया अश्व अक्षांश। तो अब हम बात करें उत्तरी उपोष्ण उच्च दाब पेटी से हवाएं, जैसे हवाएं क्या होती है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है, यानी हवाओं का जो बहाव है उच्च दाब से हमेशा निम्न दाब की ओर चलता है। तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर हवाएं जो कि उपोषण उच्च दाब से भूमध्य रेखीय पेटी की ओर जो हवाएं चलती है, काफ़ी बार ये प्रश्न आता है परीक्षा में कि इनकी दिशा बताइए। इनका नाम क्या है, व्यापारिक पवनें। क्या नाम है, व्यापारिक पवनें। व्यापारिक पवनें कहाँ चलती है, तो आप बताओगे कि यहाँ, यानी भूमध्य रेखीय पेटी और मध्य अक्षांशों में, जो कि उत्तरी उपोष्ण उच्च दाब और दक्षिणी उपोष्ण उच्च दाब पेटी के बीच में चलने वाली जो हवाएं हैं वो क्या है, व्यापारिक पवनों के नाम से जानी जाती है। इसके अलावा इसे स्थायी पवनें भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थायी पवनें भी कहते हैं। अब हम बात करें कि दिशाओं की, कि किस दिशा में ये बहती है। तो प्रश्न आपके सामने बहुत बार आते हैं, उत्तर पूर्व से लेकर के ये दक्षिण पश्चिम की ओर हवाएं बहती है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर ये हवाएं बहती हैं। सो आपको ध्यान रहे, कौन से उत्तरी गोलार्ध की हम बात कर रहे हैं, कि उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी उपोष्ण उच्च दाब पेटी से भूमध्य रेखीय पेटी की ओर बहने वाली जो हवाएं हैं वो उत्तरी पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बहती है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। बार बार बताने का मतलब यही है कि परीक्षा में ये प्रश्न लगभग आता रहता है। इसके बाद हम बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध में दूसरी गतिजन्य पेटी है ये, जो कि 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच में मिलती है, और यहाँ से हवाएं भूमध्य रेखा की ओर या भूमध्य रेखीय पेटी की ओर जो हवा चलती है, इनकी दिशा कौन सी होती है, तो दक्षिण पश्चिम से, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर ये हवाएं इस प्रकार से चलती है। तो इनकी दिशाओं का ज्ञान रखें कि उत्तरी उपोष्ण उच्च दाब पेटी से हवाओं की दिशा क्या है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम है, और दक्षिणी उपोष्ण उच्च दाब पेटी से भूमध्य रेखा की ओर जो हवा बहती है उनकी दिशा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर है। ध्यान रखें आप। तो हम बात कर रहे थे दक्षिणी गोलार्ध में दूसरी गतिजन्य पेटी की 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच में ये पेटी मिलती है, जो क्या है, दक्षिणी उच्च दाब पेटी, दक्षिणी उच्च दाब पेटी। उच्च दाब मिलता है किस कारण से, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण से। यानी हमने बात उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी उपोष्ण उच्च दाब पेटी की बात की,
दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी उच्च दाब पेटी की बात की। इन दोनों पेटियों में क्या होता है, पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण और हवाओं के अवतलन होने के कारण यहाँ उच्च दाब का क्षेत्र बनता है, इसीलिए यहाँ उच्च दाब की पेटी का निर्माण होता है। तो अब हम बात करते हैं तीसरी गतिजन्य पेटी की, जो कि उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी, दोनों गोलार्धों में, यानी उत्तरी उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिणी उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी। वास्तविकता में यहाँ ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान कम होता जाता है, क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ तिरछी पड़ती है और यहाँ लगभग बर्फ जमी रहती है। लेकिन 60 डिग्री से लेकर के 65 डिग्री के इस भाग में, इस पेटी में, उपध्रुवीय निम्न दाब की जो पेटी है, यहाँ तापमान अधिक हो जाता है। किस कारण से? पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण से, हवाओं के अपसरण से या फैलाव के कारण से। हवाओं का यहाँ क्या होता है, अपसरण होता है। याद रहे कि यहाँ क्या हुआ था, यहाँ अवतरण हुआ था हवाओं का, और उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी में हवाओं का क्या होता है, अपसरण होता है, फैलाव होता है। तो आपको ध्यान रहे। अब हम बात करें ध्रुवीय पेटी की, बात हम कर चुके हैं। तो गतिजन्य पेटियों में हमने 4 पेटियों की बात की कि गतिजन्य पेटियां 4 कौन कौन सी है। एक बार पुनः देखें गतिजन्य पेटियां। नंबर 1 में हमने बात की उत्तरी उपोषण उच्च दाब पेटी। नंबर 2 में दक्षिणी उपोषण उच्च दाब पेटी। नंबर 3 में उत्तरी उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी। और नंबर 4 में दक्षिणी उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी। इस प्रकार 4 गतिजन्य पेटियों के बारे में हमने बात की। इस प्रकार कुल 7 पेटियां, जो कि जिसमें 3 पेटियां तापजन्य और 4 पेटियां गतिजन्य पेटियों के रूप में पृथ्वी पर स्थित है। अब हम बात करेंगे आगे वायु दाब को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करें कि वायु दाब को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 की बात हम करें तो तापमान। नंबर 2 की बात करें तो पृथ्वी का घूर्णन। नंबर 3 की बात करें जल वाष्प। नंबर 4 की बात करें आर्द्रता आदि। अब बात करें तापमान का सीधा संबंध है वायु दाब से, यानी तापमान जहां उच्च होगा वहां वायु दाब निम्न रहेगा। तापमान अगर उच्च होगा तो वायु दाब क्या रहेगा, निम्न रहेगा। और तापमान जहां निम्न होगा तो वायु दाब उच्च होगा। जिस प्रकार थर्मामीटर, अगर आपको सीधी भाषा में बताया जाए, थर्मामीटर जहां उच्च होगा तो बैरोमीटर क्या होगा, निम्न होगा। और थर्मामीटर जहां निम्न होगा तो बैरोमीटर उच्च होगा, यानी उल्टा संबंध है। इसका प्रभाव सीधा पड़ता है। पृथ्वी का घूर्णन का प्रभाव भी गतिजन्य पेटियों में स्पष्ट देखा गया है। जल वाष्प का प्रभाव भी
सीधा पड़ता है, क्योंकि जल वाष्प जो है एक गैस के रूप में होती है जो कि वायु से हल्की होती है, और इसी कारण जल वाष्प के क्षेत्र में वायु दाब कम मिलता है, क्योंकि वहाँ वायु से ये जल वाष्प जो है हल्की होती है और यहाँ निम्न दाब का क्षेत्र बनता है। उसी प्रकार हम बात करें आर्द्रता। आर्द्रता जिन हवाओं में होगी वहाँ पर वायु दाब अधिक होगा। जिन हवाओं में आर्द्रता अधिक मिलेगी वहाँ वो हवाएं अधिक भारी होगी और उसमें वायु दाब वहाँ अधिक होगा। क्या होगा? वायु दाब अधिक होगा। इस प्रकार कुछ ही वायु दाब को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में हमने अध्ययन किया। तो अब हम बात करें जलीय और स्थलीय हवाओं के बारे में। जलीय और स्थलीय हवाएं, हवाओं का जो प्रभाव है या हवाओं का वेग जो है, चलन जो है, किस प्रकार से रहता है। तो दिन की बात करें सूर्य, रात्रि में चंद्रमा। दिन में ये स्थल भाग है और ये जल भाग। दिन के अंदर जल क्या रहता है? ठंडा रहता है और स्थल भाग गर्म रहता है, क्योंकि सूर्य की सीधी किरणें जो कि स्थल के ऊपरी भाग को गर्म कर देती है और जल की गहराई तक नहीं पहुंच पाती, इसलिए भाग गर्म रहता है। तो यहाँ पर निम्न दाब का क्षेत्र बनता है। क्या बनता है? निम्न दाब का क्षेत्र। और जल उच्च दाब का क्षेत्र बनता है। तो हवाओं की दिशा जो है वो किस प्रकार से रहेगी? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर रहेगी। तो हवाएं जो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहेगी और निम्न दाब से फिर ये हवाएं यहाँ हल्की होकर के ऊपर की ओर और ऊपर से पुनः ठंडी होकर के हवाएं इस साइड में उच्च दाब की ओर आएगी। तो इस प्रकार से चक्र, दिन का ये चक्कर है। जब दिन में हवाएं जल से स्थल की ओर बहती है, जिसे हम जलीय समीर के नाम से जानते हैं। जल से जो हवाएं स्थल की ओर बहती हैं उन्हें हम जलीय समीर कहते हैं। और जल भाग में उच्च दाब का क्षेत्र बनता है, क्योंकि जल यहाँ पर ठंडा होता है और स्थल भाग गर्म होता है, क्योंकि यहाँ पर तापमान उच्च होता है और वायु दाब निम्न होता है। और जल भाग में तापमान कम होता है और वायु दाब उच्च होता है, इसलिए हवाओं का वेग जो है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहता है। इस प्रकार ये क्रम चलता रहता है। रात्रि की बात करें तो स्थल भाग जो है वो क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है, क्योंकि यहाँ सूर्य की प्रत्यक्ष किरणें इसे नहीं मिलती है। और जल भाग की बात करें तो ये गर्म हो जाता है। तो इस प्रकार रात्रि में हवाएं जो है किस साइड चलेगी? तो स्थल भाग है यहाँ उच्च दाब, यानी उच्च दाब का क्षेत्र बनेगा और जल भाग है वो लो, यानी निम्न दाब का क्षेत्र बनेगा। तो हवाएं उच्च दाब से किस ओर बहती है? निम्न दाब की ओर बहती है। तो अब हवाओं का स्वरूप है वो बदल गया है। हवा किस ओर बह रही है? स्थल भाग से जल भाग की ओर बह रही है, यानी स्थल भाग से जल भाग की ओर बहने वाली हवाओं को स्थलीय समीर के नाम से जाना जाता है, जो कि रात्रि में इस प्रकार से ये हवाएं चलती हैं। तो हमने जलीय समीर और स्थलीय समीर के बारे में बात की। तो इस प्रकार आज हमने विशेषकर कुछ बात की। इसके बारे में दोहरान करते हैं 5 मिनट में पुनः सारा। सबसे पहले हमने बात की कि वायु दाब किसे कहते हैं।
कि वायु दाब किसे कहते हैं, तो स्थल या जल के सतह पर प्रति इकाई क्षेत्र में पड़ने वाले वायु के दाब को क्या कहा गया था, वायु दाब कहा गया। दूसरा क्वेश्चन था वायु दाब की खोज किसने की, तो ग्यूरिक ने की। कब की, 1651 में की। तीसरा क्वेश्चन था वायु दाब का मापन किससे किया जाता है, तो वायु दाब मापी या बैरोमीटर से किया जाता है। बैरोमीटर की खोज किसने की, तो टेरिसली ने की। कब की, 1643 ईस्वी में की। बैरोमीटर होता क्या है, तो ये एक ऐसी प्रणाली होती है, इसमें पारा भरा हुआ होता है और पारे की ऊंचाई के साथ हमें आकलन करते हैं कि ये वायु दाब बढ़ता है इससे। और 0.1 पारे की ऊंचाई बढ़ने से 3.4 मिलीबार क्या हो जाता है, वायु दाब बढ़ जाता है। वायु दाब का औसत कितना माना गया है, समुद्री सतह पर माना गया है 1013.25 मिलीबार। इसे कई नामों से और भी जान सकते हैं, 76 सेंटीमीटर या 29.92 इंच या 14 पौंड। तो इस प्रकार कई अन्य नामों से भी इनको जान सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें कि है वायु दाब की पेटियों की, तो वायु दाब की पेटियां कितनी होती है, 7 होती है। 3 तापजन्य पेटी और 4 गतिजन्य पेटी। तापजन्य पेटियां कौन कौन सी है, तो सबसे पहले हमने बात की भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी, उत्तरी ध्रुवीय उच्च दाब पेटी और तीसरी दक्षिण ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। और गतिजन्य पेटियां 4 है, कौन कौन सी, नंबर 1 उत्तरी उपोष्ण उच्च दाब पेटी, नंबर 2 दक्षिणी उपोष्ण उच्च दाब पेटी, नंबर 3 उत्तरी उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी, नंबर 4 दक्षिणी उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी। ये 4 पेटियां गतिजन्य पेटियों के बारे में आपने अध्ययन किया। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इससे भूमध्य रेखीय पेटी को किस नाम से जाना जाता है, तो डोल्ड्रम पेटी के नाम से, ITC Z के नाम से, जिसे उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं तापमान को या वायु दाब को प्रभावित करने वाले कारक किसकी बात की, तापमान की बात की, आर्द्रता की बात की, जलवाष्प की बात की, पृथ्वी के घूर्णन की बात की। इसके अलावा जलीय और स्थलीय समीर के बारे में अध्ययन किया। जलीय समीर जो जल से स्थल की ओर बहती है और दिन में ये बहती है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर हवाएं बहती है, और रात्रि में स्थलीय समीर बहती है जो कि स्थल से जल की ओर बहती है। ये आपको वीडियो कैसा लगा जरूर लिखें, कोई सुझाव हो तो आप जरूर दें। प्लीज़ आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स।